हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 9th क्लास की हिंदी की बुक स्पर्श के गद्य खंड से लिया गया 5वां चैप्टर वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन। इसके लेखक हैं धीरंजन मालवीय जी। तो इस पाठ का हम करेंगे सारांश। पहले हम जान लेते हैं कि धीरंजन मालवीय जी कौन है, उनका जीवन परिचय क्या है। तो ये जो पाठ है, जैसा कि आपको पता है, लिखा गया है धीरंजन मालवीय जी के द्वारा। इनका जन्म हुआ था बिहार के नालंदा ज़िले के डुमरावा गांव में 9 मार्च 1952 को। तो मालवीय जी जो हैं काफ़ी पढ़े लिखे हैं। एमएससी और एमबीए और एलएलबी की हुई है इन्होंने। और आकाशवाणी और दूरदर्शन से जुड़े मालवीय जी जो हैं वो आज भी वैज्ञानिक जानकारी को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो आकाशवाणी और बीबीसी लंदन में कार्य करने के दौरान मालवीय रेडियो विज्ञान पत्रिका ज्ञान विज्ञान का संपादन और प्रसारण करते रहे। तो इनकी भाषा शैली सरल है, वैज्ञानिक शब्दावली लिए हुए है। और लेखक मालवीय जी ने कई भारतीय वैज्ञानिकों की संक्षिप्त जीवनियाँ भी लिखी हैं, जो इनकी पुस्तक विश्वविख्यात भारतीय वैज्ञानिक पुस्तक में समाहित की गई हैं। उसमें आपको मिल जाएंगी काफ़ी जो वैज्ञानिक हैं उनकी जीवनियाँ। तो ये था छोटा सा परिचय लेखक के बारे में। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने इस चैप्टर में क्या बताया है। तो प्रस्तुत पाठ में वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन का जीवन संघर्ष जो है वो चित्रित किया गया है। तो इसमें जो चंद्रशेखर वेंकट रामन है उनके बारे में बताया गया है। तो रामन की मेधावी छात्र से महान वैज्ञानिक तक की संघर्ष में जीवन यात्रा और उनकी उपलब्धियों की जानकारी यह जो पाठ है बहुत ही बखूबी से देता है। इसमें बहुत अच्छे से बताया गया है कि किस तरह से वो वैज्ञानिक बने, किस तरह से उन्होंने खोज की। तो जो वेंकट रामन थे खाली 11 साल के थे तभी इन्होंने 10वीं की परीक्षा पास कर ली थी और विशेष योग्यता के साथ इन्होंने 12वीं की परीक्षा पास की, इंटरमीडिएट किया और भौतिकी और अंग्रेजी में इन्होंने स्वर्ण पदक के साथ बीए किया और प्रथम श्रेणी में इन्होंने एमए पास कर लिया। तो ये खाली जब 18 साल के थे, 18 साल की उम्र में इनको कोलकाता में भारत सरकार की फाइनेंस डिपार्टमेंट में सहायक जनरल अकाउंटेंट के पद पर नियुक्त कर लिया गया। तो ये 18 साल की उम्र में इनकी जॉब लग गई थी और ये कोलकाता में भारत सरकार की फाइनेंस डिपार्टमेंट में सहायक जनरल अकाउंटेंट के पद पर नियुक्त किए गए थे। तो जो लेखक हैं वो बताते हैं कि सन 1921 की बात है। 1921 का वाक्य है कि एक बार जब चंद्रशेखर जो थे वो समुद्री यात्रा पर थे, मतलब समुद्र में यात्रा कर रहे थे, तब चंद्रशेखर को जहाज़ के डेक पर खड़े होकर नीले समुद्र को देखना, प्रकृति को प्यार भरी नज़रों से देखना बहुत अच्छा लगता था। ये प्रकृति प्रेमी थे तो उनके अंदर एक मजबूत जिज्ञासा थी, बहुत अधिक ये जिज्ञासु थे। तो यही जिज्ञासा के कारण उनके मन में प्रश्न उठता है कि आखिर समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है। समुद्र तो सब लोग देखते हैं, सबको पता है कि समुद्र का रंग जो होता है वो नीला होता है, लेकिन लोग देखते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं उनको अंदर से ये प्रश्न जो होता है वो कचोटता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। और ऐसे लोग जो होते हैं वो क्या होता है, कोई ना कोई खोज अवश्य कर लेते हैं। तो इनके मन में भी ये जिज्ञासा थी कि आखिर समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं होता। तो श्री चंद्रशेखर जो ये सवाल था उसका जवाब ढूंढने में लग गए। फिर उसके बाद अपने मन में उठे सवाल का जवाब ढूंढते ही वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गए, फेमस हो गए। तो जो चंद्रशेखर वेंकट रामन थे उनका जन्म हुआ था 7 नवंबर सन 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में। तो लेखक कहते हैं कि रामन मस्तिष्क विज्ञान के रहस्यों को सुलझाने के लिए बचपन से ही बहुत अधिक बेचैन रहते थे। तो उनके मन में जब भी कोई प्रश्न उठता था तो ये बेचैन हो जाते थे, उसके रहस्य को वो सुलझाना चाहते थे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो श्री चंद्रशेखर के पिता चंद्रशेखर को बचपन से ही गणित और फिजिक्स पढ़ाते थे। तो लेखक कहते हैं कि चंद्रशेखर अपने कॉलेज के समय से ही अनुसंधान के कार्यों में दिलचस्पी लेते थे। उनको बहुत अच्छा लगता था तरह तरह की खोज करना। तो श्री चंद्रशेखर की इच्छा तो थी कि वे अपना सारा जीवन अनुसंधान के कामों में ही समर्पित कर दें, वो खोज में ही
जो चीज़ें होती हैं उसका पता लगाने में ही अपना सारा जीवन लगा दें कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन उस समय ऐसा काम करने के लिए कोई ख़ास व्यवस्था नहीं थी। फिर इसके बाद श्री चंद्रशेखर भारत सरकार के आय व्यय से संबंधित विभाग में अफसर बन गए। तो इसके बाद क्या हुआ, जो चंद्रशेखर थे वो भारत सरकार इंडियन गवर्नमेंट के आय व्यय से संबंधित जो विभाग था उसमें अफसर बन गए। फिर आगे लेखक हैं वो बताते हैं कि चंद्रशेखर ने नौकरी करते हुए भी अपने स्वभाव के अनुकूल, जैसे कि वो जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे, तो वो अनुसंधान कार्यों में रुचि लेते रहे। उस समय एक संस्था थी जिसका नाम था इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। तो ये अपने आप में बहुत ही अनूठी संस्था थी और इसको बनाने वाले थे कलकत्ता के एक डॉक्टर महेंद्र लाल। तो महेंद्र लाल सरकार ने वर्षों के कठिन परिश्रम लगन के बाद इसको खड़ा किया था। तो इस संस्था का उद्देश्य था देश में वैज्ञानिक चेतना का विकास करना। तो इस संस्था का नाम क्या था, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, जो कि महेंद्र लाल सरकार ने बहुत ही कठिन परिश्रम के बाद इसको खड़ा किया था और इसका उद्देश्य था वैज्ञानिक चेतना का विकास करना। तो श्री चंद्रशेखर इस प्रयोगशाला से जुड़े रहे। तो लेखक कहते हैं कि उन्हीं दिनों कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद निकले हुए थे। तो मुखर्जी महोदय ने श्री चंद्रशेखर के समक्ष प्रस्ताव रखा कि वे सरकारी नौकरी छोड़कर कलकत्ता विश्वविद्यालय में जो प्रोफेसर का पद है उसको स्वीकार कर लें। तो चंद्रशेखर के लिए ये बहुत ही कठिन निर्णय था। वो सोच नहीं पा रहे थे कि क्या करें, क्योंकि लेखक के अनुसार उस ज़माने के हिसाब से वे एक अत्यंत प्रतिष्ठित सरकारी पद पर थे, जिसके साथ उनको मोटी तनख्वाह मतलब मोटी सैलरी मिलती थी और अनेक सुविधाएं भी उनको मिलती थी। फिर जो लेखक हैं वो बताते हैं कि श्री चंद्रशेखर ने साहसिक कदम उठाते हुए सरकारी नौकरी की सुख सुविधाओं को छोड़कर सन 1917 में क्या किया, कलकत्ता विश्वविद्यालय की जो नौकरी थी वो ले ली। तो जो रामन थे वो पहले वाद्य यंत्रों की ओर आकृष्ट हुए। तो वे वाद्य यंत्रों की ध्वनियों के पीछे छिपे वैज्ञानिक रहस्यों की जो परतें थी उनको खोलने का प्रयास कर रहे थे। जो वाद्य यंत्र हैं उनकी जो ध्वनि है उसका क्या रहस्य है, उसके पीछे क्या वैज्ञानिक रहस्य छिपा हुआ है, वो ये जानने की कोशिश कर रहे थे। तो वाद्य यंत्रों पर किए जा रहे शोध कार्यों के दौरान उनके अध्ययन के दायरे में जो था वो वायलिन या पियानो जैसे विदेशी वाद्य आए। उन्होंने बीड़ा, तानपुरा और मृदंगम पर भी कार्य किया और 1917 में वे कलकत्ता विश्वविद्यालय की जो नौकरी थी उसमें आ गए थे। तो उनके लिए सरस्वती की साधना सरकारी सुख सुविधाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। तो रामन ने ठोस, रवेदार और तरल पदार्थों पर प्रकाश की किरण के प्रभाव का अध्ययन किया। तो उन्होंने अध्ययन किया कि ठोस, रवेदार और तरल पदार्थों पर प्रकाश की जो किरण होती है उसका क्या प्रभाव होता है। तो उन्होंने पाया कि जब एक वर्णीय प्रकाश की किरण किसी तरल या ठोस रवेदार पदार्थ से गुजरती है तो क्या होता है, उसके गुजरने के बाद तो उसका जो वर्ण होता है उसमें परिवर्तन आ जाता है, उसके कलर में परिवर्तन आ जाता है। उनका कहना था कि एक वर्णीय प्रकाश की किरण के फोटोन जो होते हैं जब तरल या ठोस से गुजरते हुए इनके अनेक अणुओं से टकराते हैं तो क्या होता है, तो इस टकराव के परिणाम स्वरूप वो या तो ऊर्जा का कुछ अंश खो देते हैं या पा जाते हैं। तो दोनों ही स्थितियों में प्रकाश के वर्ण में बदलाव आ जाता है। तो रामन की खोज भौतिकी के क्षेत्र में एक क्रांति के समान थी। अणुओं और परमाणुओं के आंतरिक संरचना का अध्ययन रामन की खोज की वजह से सरल हो गया। कि पहले इस काम के लिए जो तकनीक अपनाई जाती थी जो कि थी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो इसका सहारा लिया जाता था जो कि काफ़ी मुश्किल तकनीक थी और गलतियों की भी इसमें काफ़ी संभावना रहती थी। लेकिन रामन की खोज के बाद पदार्थों की आणविक और परमाणुक संरचना के अध्ययन के लिए रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाने लगा। तो ये तकनीक एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन के आधार पर पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की संरचना की बहुत ही सटीक जानकारी देती थी। तो इस जानकारी की वजह से ही पदार्थों का संश्लेषण करना और अनेक उपयोगी पदार्थों का कृत्रिम रूप से निर्माण करना संभव हो सका। तो रामन के अंदर एक राष्ट्रीय चेतना थी और वो देश में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और चिंतन के विकास के प्रति समर्पित थे।
तो उन्हें अपने शुरुआती दिन हमेशा ही याद रहे जब उन्होंने बहुत अधिक संघर्ष किया। इसलिए उन्होंने एक अत्यंत उन्नत प्रयोगशाला और शोध संस्थान की स्थापना की जो कि बेंगलोर में स्थित है और उन्हीं के नाम पर अर्थात रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जानी जाती है। तो भौतिकी में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स नामक शोध पत्रिका का आरंभ किया। तो विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए वे करंट साइंस नामक पत्रिका का संपादन करते थे। तो रामन केवल प्रकाश की किरणों तक ही नहीं सिमटे थे, उन्होंने अपने व्यक्तित्व के प्रकाश से पूरे देश को आलोकित और प्रकाशित किया। तो सर चंद्रशेखर वेंकट रामन ने कहीं भाषण के द्वारा अपना संदेश प्रसारित नहीं किया। उन्होंने अपना जीवन जिस प्रकार से जिया वह भाषण से भी प्रभावी संदेश देने का माध्यम था। तो उनका कर्मशील जीवन मुखर संदेश से भी प्रखर था। तो उन्होंने वैज्ञानिक शोध में ही अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। तो वे सरकारी नौकरी में रहते हुए भी कलकत्ता की प्रयोगशाला में प्रयोग करते रहे। जब उन्हें भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर की नौकरी मिली तो कम वेतन और कम सुख सुविधाओं के बावजूद भी उन्होंने जो ये नौकरी थी वो स्वीकार कर ली। इससे हमें क्या संदेश मिलता है कि हमें धन और सुख सुविधाओं का मोह नहीं करना चाहिए, उसको त्याग कर हमें किसी अन्य कल्याणकारी कार्य के लिए अपना जीवन अर्पित करना चाहिए, जैसा कि चंद्रशेखर वेंकट रामन ने किया। तो रामन का जो प्रारंभिक शोध कार्य था उसको आधुनिक हठ योग भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी जो परिस्थितियां थीं बिल्कुल विपरीत थी। वो बहुत महत्वपूर्ण तथा व्यस्त नौकरी पर थे, तो उन्हें हर प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त हो गई थी। समय की कमी थी, स्वतंत्र शोध के लिए पर्याप्त उनके पास सुविधाएं नहीं थी। ले देकर कलकत्ता में एक छोटी सी प्रयोगशाला ही थी जिसमें बहुत कम उपकरण थे। तो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने शोध कार्य किया। दृढ़ इच्छा शक्ति जो की थी उनके अंदर, इसलिए यह काम संभव हो सका। तो यह रामन के मन का दृढ़ हठ था जिसके कारण वे जो अपना शोध कार्य था उसको जारी रख पाए। इसलिए उनके प्रारंभिक शोध कार्य को आधुनिक हठ योग कहा जाता है। ये हठ योग विज्ञान से संबंधित था, इसलिए इसको आधुनिक कहना उचित था। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, ये पता लगाया कि समुद्र का रंग नीला क्यों होता है। तो पेड़ से सेब गिरने के रहस्य को न्यूटन से पहले कोई नहीं समझ पाया था। न्यूटन ने सबसे पहले बताया था कि जो सेब है वो पेड़ से गिरा तो नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया। हम भी क्या होता है बहुत सी चीज़ें देखते हैं तो लेकिन हम क्या करते हैं, ठीक है गिरा होगा, हमें क्या मतलब इस चीज़ से, तो हम इतना ध्यान नहीं देते। लेकिन जो वैज्ञानिक होते हैं, जो जिज्ञासु प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो ये देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो जब न्यूटन ने देखा कि पेड़ से सेब गिरा तो उनके दिमाग में ये आया कि गिरा सेब तो ये ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों आ गया। तो इस चीज़ का उन्होंने पता लगाया। ठीक उसी प्रकार नीले समुद्र की आभा को लोगों ने देखा था, परंतु इस आभा पर पड़े पर्दे को हटाने का जो कार्य किया वो किया था चंद्रशेखर वेंकट रामन ने। तो समुद्र के नीले रंग के कारण को जानते ही वो विश्व प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने ही सबसे पहले बताया कि समुद्र का रंग नीला क्यों होता है। तो जो चंद्रशेखर वेंकट रामन थे उन्होंने बहुत काम किए और समय समय पर उनको अनेक पुरस्कारों से काफ़ी सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। तो सन 1924 में रॉयल सोसाइटी की सदस्यता से उन्हें सम्मानित किया गया और 1929 में सर की उपाधि से सम्मानित किया गया, उनको सर की उपाधि दी गई। और 1930 में उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1954 में उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया और उनको रोम का मैथ्यूसी पदक मिला, रॉयल सोसाइटी का ह्यूज पदक मिला और इसके बाद उनको फिलाडेल्फिया इंस्टीट्यूट का फ्रैंकलिन पदक मिला और सोवियत रूस का अंतर्राष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार भी उनको मिला। तो सोवियत रूस का अंतर्राष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार उनको मिला। तो रामन को मिलने वाले पुरस्कारों ने भारतवर्ष को एक नया सम्मान और आत्मविश्वास दिया। तो रामन नवयुवकों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। उन्होंने एक नई भारतीय चेतना को जन्म दिया। उनके अंदर एक राष्ट्रीय चेतना थी और वे देश में वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन के प्रति समर्पित थे। तो उन्हें भारतीय संस्कृति से गहरा लगाव था। ऐसा नहीं है वो इतने बड़े वैज्ञानिक बन गए तो उन्होंने अपनी जो भारतीय संस्कृति थी उसको भुला दिया, ऐसा नहीं था।
तो वो हमेशा क्या करते थे, अपना जो पहनावा था दक्षिण का वही पहनते थे। उन्होंने अपना जो पहनावा था वो नहीं बदला था। तो इससे पता चलता है कि उन्हें अपने देश से कितना अधिक प्रेम था। अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि के बाद भी उन्होंने सैकड़ों छात्रों का मार्गदर्शन किया और देश के भावी नागरिकों को भी एक सफल वैज्ञानिक बनने की प्रेरणा दी। तो ये था आपका इस चैप्टर का सारांश बच्चों। आप इसको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।